ठीक है। देखो हम रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे थे और रिमोट सेंसिंग में अपन लोगों ने उनकी स्टेज पढ़ ली थी और टोटल स्टेज कितनी होती है? 8 होती है। अच्छे तरीके से याद हो गई होगी सबको अब तो। पहली अवस्था कौन सी है? ऊर्जा का स्रोत, फिर ऊर्जा का संचरण, फिर धरातल के साथ अन्योन्य क्रिया करना, उसके बाद में परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा का वायुमंडल में परिवर्धन हो रहा है। परिवर्धन होने के बाद में क्या हो जाता है? संवेदक के माध्यम से परावर्तित और उत्सर्जित ऊर्जा का क्या हो जाता है? अभिसूचन हो जाता है। फिर प्राप्त आंकड़ों का या प्राप्त ऊर्जा का अभी किसके किसके रूप में? फोटोग्राफ या आंकिक आंकड़ों के रूप में। फिर जो आंकड़े उत्पाद थे उनको विषयानुरूप निकालना होता है और लास्ट में उनको एक सारणी या मानचित्र के रूप में स्थापित करना। ये हमारी 8 अवस्थाएं थी। जब इन 8 अवस्थाओं को हम पढ़ रहे थे तो बीच में हमने सुदूर संवेदन के उपग्रह और भूस्थितिक उपग्रह पढ़े थे। सुदूर संवेदन उपग्रह और भूस्थितिक उपग्रह। सुदूर संवेदन उपग्रह किनको कहते हैं? सूर्यतालिक। और भूस्थितिक उपग्रह है जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तब वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि इनकी जो विभेदन क्षमता है वो कितनी होती है। एक तो हमने पढ़ी थी सूर्य तुल्यकालिक की और एक पढ़ी थी भूस्थितिक की। तो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह की विभेदन क्षमता कितनी होती है? 182 मीटर से 1 मीटर तक। और किस प्रकार की होती है? स्पष्ट होती है, बिल्कुल क्लियर होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें भूस्थितिक उपग्रहों की, उनकी कितनी होती है? एक तो अस्पष्ट होती है, पहली बात तो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। तो इस विभेदन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे आप, क्योंकि इससे संबंधित भी है। एक तो ये सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है और साथ में पूर्व में भी एग्जामों में अगर कोई रिमोट सेंसिंग टॉपिक दिया है तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थोड़ी सी इसके बारे में भी अपन जानकारी ले लेते हैं कि ये होते क्या है। एक सेकंड। ठीक है। विभेदन। इसको इंग्लिश में रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। किसको कहेंगे विभेदन? या तो पृथ्वी के धरातल का विवरण, या फिर ऐसे मान लो कि एक तो पृथ्वी का विवरण या उसके धरातल का विवरण, उसको कम से कम पृथक करने वाली दूरी की मात्रा ही क्या कहलाती है? विभेदन कहलाती है। ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा और इजी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे एक तो ये क्षेत्र है और एक ये दूसरा क्षेत्र है। इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। इस दूरी को ही क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। इसकी क्षमता अलग अलग हो सकती है। कई बार जैसे दो क्षेत्रों के बीच में दूरी अलग हो सकती है और कई दो क्षेत्र है एक पास पास हो सकते हैं। तो इनमें जो डिफरेंट करना, पास पास में है तो भी उनमें डिफरेंट करना कि ये क्षेत्र अलग है और ये क्षेत्र अलग है, इनकी पहचान हम किसके द्वारा करते हैं? इससे विभेदन के माध्यम से करते हैं। इनकी बीच की दूरी के आधार पर करते हैं। और बीच की दूरी कम हो तो भी कर लेते हैं, चाहे 1 मीटर तक हो और यह 182 मीटर तक हो तब तो थोड़ा सा चलो ठीक पॉसिबल हो जाता है। लेकिन न्यूनतम दूरी में भी आराम से हम इसमें अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं कि ये अलग क्षेत्र है और ये अलग क्षेत्र है। ठीक है ना। तो ये तो थी हमारी विभेदन। उसके बाद में इसके प्रकार। विभेदन 4 प्रकार के होते हैं। कई बार शायद मैं देख रहा था तो कोई पूर्व में कोई एक एग्जाम में पूछा गया था कि विभेदन कितने प्रकार का होता है सामान्यतः, तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। वहां पर नंबर ही डाल रखा था सिर्फ। पहला स्थानिक विभेदन, दूसरा वर्णक्रमीय विभेदन,
तीसरा रेडियोमेट्रिक विभेदन, और चौथा है अल्पकालिक। ठीक है, 4 प्रकार के विभेदन होते हैं, तो चारों के आपको नाम पता भी होने चाहिए। और साथ साथ में कई बार क्या होते हैं, वो हिंदी के वर्ड ने डाल करके इंग्लिश वाले वर्डों को हिंदी में टाइप करके डाल देते हैं। तभी कहता हूँ थोड़ी सी ज्योग्राफी की टर्म्स है ना, आप भी आदत में डाल लो, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में याद करने की कोशिश करा करो, ताकि वहाँ थोड़ा सा अगर कोई असमंजस की स्थिति में रहे तो भी हम उस पेपर को इंग्लिश में पढ़ करके आराम से सोल्व कर सकें। ठीक है, जैसे स्थानिक विभेदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, वर्णक्रमीय को स्पेक्ट्रल। ये रेडियोमीटर है, ये जैसे डाला हुआ है ना, इसमें रेडियोमीटर को रेडियोमीटर में डाल दिया, रेडियोमेट्रिक, और इसको टेम्परल। ठीक है ना, अब एक एक करके पढ़ते हैं कि स्थानिक विभेदन में क्या होता है, वर्णक्रमीय विभेदन में क्या होता है, रेडियोमेट्रिक विभेदन में क्या होता है, और अल्पकालिक विभेदन में क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, अब की बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एपी के एग्जाम में भी, और जहां दूरी शब्द आ जाता है ना कि कितनी दूरी पर है, ठीक है, चाहे वो परावर्तित हो और चाहे वो स्थानिक मूल्य की दूरी हो, तो फिर सीधा सीधा उसका आंसर किससे जुड़ जाता है? स्थानिक विभेदन से जुड़ जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम स्थानिक विभेदन के बारे में। इसको धरातलीय विभेदन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? धरातलीय विभेदन। इसके साथ में इसमें स्थानिक दूरी अगर हमारी को देखनी होती है तो भी हम कौन सा काम में लेते हैं? स्थानिक विभेदन काम में लेते हैं। इसके अलावा इसकी जो खास विशेषता है जो हम पढ़ रहे थे कि एक तो ये धरातल का स्थान है, ये धरातल का स्थान है, इन दोनों धरातल के स्थानों को एक न्यूनतम दूरी की मात्रा होती है जो क्या करती है, इनके प्रतिबिंबों को स्पष्ट रूप से हमें दिखाती है। तो एक तो इनका क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, दोनों वस्तुओं का स्पष्ट होता है, और साथ में ही इनमें क्या कर देती है, इनको पृथक पृथक दिखा देती है, यानी अलग अलग दिखा देती है कि ये वस्तु अलग है और ये वस्तु अलग है। तो इसमें बीच में क्या आ रहा है? दूरी। और दूरी हम किसके द्वारा दिखाते हैं? स्थानिक विभेदन के द्वारा दिखाते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्थानिक दशा में अगर हमारी को दूरी व्यक्त करनी है, किसमें? स्थानिक दशा में अगर हमारी को दूरी व्यक्त करनी है तो फिर कौन सा हम विभेदन काम में लेंगे? स्थानिक विभेदन काम में लेंगे। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि स्थानिक दशा में दूरी व्यक्त कौन से विभेदन के माध्यम से की जाती है? तो स्थानिक के माध्यम से। ठीक है, इसमें मेन दूरी वाला ही है, और एक इसका दूसरा नाम है, धरातलीय विभेदन भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा है हमारा वर्णक्रमीय। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, इसकी क्या खास विशेषता है? स्पेक्ट्रल सबसे हमारे को पता हो रहा है कि ये किन की बात कर रहा है? स्पेक्ट्रल प्रदेशों की बात कर रहा है। स्पेक्ट्रल प्रदेश है तो उनकी क्या होती है? तरंग दैर्घ्यता भी होती है। ठीक है ना, तो इसमें हम ये मान सकते हैं इस वर्णक्रमीय या स्पेक्ट्रल विभेदन में
कि जो विभिन्न स्पेक्ट्रल बैंड है उनकी तरंग दैर्घ्यता को प्रदर्शित करना या उनकी तरंग दैर्घ्यता के अंतराल को प्रदर्शित करना किसका काम होता है? वर्णक्रमीय विभेदन का काम होता है। तो इसमें जो मेन बात है ना वो यही है कि ये क्या काम करता है? तरंग दैर्घ्य अंतरालों को बताता है। एक दूसरी बात, इसमें कोई भी चाहे संवेदक हो, सेंसर हो, उसकी उच्चतम 50% तक अगर अंकित कर लेता है ये क्या उनका डिफरेंट किनका तरंग दैर्ध्यों का, तो वो फिर संवेदक या सेंसर का क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रो रिजोल्यूशन कहलाता है, वर्णक्रमीय विभेदन कहलाता है। ठीक है, तो मेन बात इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा ना तो वो यही पूछा जाएगा कि तरंग दैर्ध्य अंतरालों को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो वर्णक्रमीय विभेदन के माध्यम से। बस इतना याद कर लेना आप। तो ये हमारा दूसरे नंबर का विभेदन हो गया। उसके बाद में है रेडियोमेट्रिक। ये थोड़ा सा अच्छा भी माना जाता है। क्योंकि इसका मान किस में होता है? विट में होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जैसे हमने आइकोनस का पढ़ा था, आइकोनस का हमने पढ़ा था, तो उसका विभेदन कितना होता है? 11 बिट होता है। तो अगर इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आए कि किसका मान है वो बिट के रूप में होता है, तो रेडियोमेट्रिक विभेदन का होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इस विभेदन में जो निर्गत संकेतक होते हैं, क्या होते हैं? निर्गत। यानी आउटपुट संकेतक को क्या कह देंगे हम? सिग्नल। संकेतक को क्या कहेंगे? सिग्नल। जो आउटपुट सिग्नल होते हैं उनका कुल परास, और उस कुल परास को हम विभिन्न भागों में प्रदर्शित करते हैं। इसकी खास विशेषता है कि इसमें जो निर्गत संकेतक होते हैं, जो सिग्नल होते हैं, आउटपुट सिग्नल होते हैं, उन सिग्नलों के कुल परास को विभिन्न भागों में प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा ग्रे स्तर है वो अलग अलग रूप में दिखाया जा सके। अब ग्रे स्तर क्या होता है? जैसे कोई भी छायांकित भाग ले लो आप, या कोई क्षेत्र ले लो। जब हम मैप में देखते हैं ना उसको, तो कई जगह जैसे हमारे को बिल्कुल ब्लैक स्पॉट में दिखेगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? काला। कई जगह हमारे को बिल्कुल किस रूप में दिखाई देगा? सफ़ेद रूप में। इसके अलावा बीच बीच में छाया क्षेत्र में भी हमारे को दिखाई देता है। तो अगर ऐसी प्रवृत्ति छायांकित क्षेत्र हमारे को दिखाई देता है, इसका मतलब इनके जो क्षेत्र है इनका ग्रे स्तर मान है वो अलग अलग है। ठीक है ना? तो इन ग्रे स्तर मानों को अलग अलग दिखाने के लिए ही इन निर्गत संकेतकों का जो कुल परास होता है ना, उसको अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक तो इसकी विशेषता ये है। उसके बाद में दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता क्या है इसकी? थोड़ा जोर से बोलो। इसका एक काम और होता है। जैसे कोई हमने लक्ष्य लिए हैं, 2 लक्ष्य ले लिए हमने, एक और ये 2 नंबर लक्ष्य। ठीक है ना? इन दोनों लक्ष्यों की भिन्नता के बारे में अगर हमारे को कोई जानकारी देता है तो वो कौन देता है? रेडियोमेट्रिक विभेदन।
कोई भी हमने अगर दो लक्ष्य लिए हैं और इन दोनों लक्ष्यों की विभिन्नता के बारे में अगर हमारे को कोई जानकारी देता है कि ये इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का है, तो वो विभेदन कौन सा है? रेडियोमेट्रिक है। ठीक है। अगर रेडियोमेट्रिक का मान अधिकतम होगा तो विकिरण तरंग का मान कम होगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से याद कर लेना। रेडियोमेट्रिक विभेदन का अगर मान अधिक होगा तो विकिरण तरंग का मान कम होगा। तो इससे क्या होगा? अगर विकिरण तरंग का मान कम होगा तो उसमें कोई दो क्षेत्र है या कोई दो ऑब्जेक्ट है हमारे, उनके मध्य हम आराम से अंतर को समझ सकते हैं, या अंतर को प्रदर्शित करने के लिए ही इनका विकिरण तरंग का मान कम होता है। तो तभी तो कहते हैं ना, जिसकी अगर रेडियोमेट्रिक विभेदनता या रेजोल्यूशन अगर अधिक होगी, जितना ज्यादा अधिक रेजोल्यूशन होगा उतनी विकिरण तरंग का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी हमारे को सटीकता जानकारी मिलेगी। कोई भी दो क्षेत्र ले लो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उनके बीच में आराम से उस अंतर को हम समझ सकेंगे। तो वो किसके माध्यम से किया जाता है? रेडियोमेट्रिक के माध्यम से। इसके अलावा जो एक ग्रे मान होता है, ग्रे मान कह दो या इसको दूसर मान कह दो, ये भी किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? रेडियोमेट्रिक विभेदन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करते हैं इस दूसर मान को? रेडियोमेट्रिक मान, पहले तो इसका जो अगर दूसरा मान हमारे को निकालना है तो इसका आधार हमेशा हम क्या रखते हैं? 2। आधार संख्या हमेशा क्या रहेगी? 2। अगर आधार संख्या हमारी 2 है और हमारे को ये ग्रे मान या दूसरा मान अगर ज्ञात करना है, तो इस रेडियो विभेदक का जो मान होगा इस आधार संख्या 2 के घात के रूप में प्रदर्शित करेंगे हम उसको। जैसे कोई भी एक सेंसर है, उसका रिजोल्यूशन कितना है? जैसे 8 आ गया, ये 8 किस में रहता है? विट में रहता है। अगर कोई सेंसर है उसका रिजोल्यूशन अगर 8 विट है और हमारे को ग्रे मान निकालना है, तो इसका मतलब 2 की घात 8, और ग्रे मान कितना आ जाएगा? 256 लेवल में आ जाएगा, स्तर में आ जाएगा। अगर ये हमारे पास 9 आ गया तो 2 की घात 9 बराबर कितना हो जाएगा? 512 लेवल में आ जाएगा। अगर ये हमारे पास किस में आ जाए? 10 में आ जाए, तो 2 की घात 10, तो कितना हो जाएगा? इसका डबल कर लो, 1024 आ जाएगा। और अगर इसकी जगह 11 आ जाए, जैसे आइकोनस का ही पूछ ले आपको, आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि आइकोनस का ग्रे मान कितना, सीधा ही पूछ ले इतना, और बिना ये बताए हुए कि इसका जो विभेदन है वो 11 विट होता है, तो एक तो हमारे को इसका विट भी तो पता होना चाहिए ना। अगर हमारे को विट पता है और हमारे को ये भी पता है कि अगर इसका आधार हमेशा 2 होता है, इस विट को घात के रूप में अगर दिखाते हैं तो इसका ग्रे मान ज्ञात कर सकते हैं, तो फिर हमारे को ये आराम से इसका मान निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। अलग अलग विट संख्या देकर के और उनका ग्रे मान पूछ लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा? 2048 लेवल के रूप में आ जाएगा। ग्रे मान का दूसरा नाम क्या है? दूसर मान। ठीक है ना। तो अगर इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा कि याद रखना है कि विट की संख्या किसके रूप में होती है? घात के रूप में होती है। और किसके रूप में घात लगाएंगे हम? क्योंकि उसमें अगर हमारे को ग्रे मान निकालना होता है तो आधार संख्या हमेशा ही 2 ही रहेगी, तो फिर आराम से आप कैलकुलेट करके और इसका आंसर निकाल सकते हो। निकालोगे ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ो। उसके बाद में अगर हम कह सकते हैं कि विट का मान अगर अधिक है तो रेडियोमेट्रिक विभेदन भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है ना। अधिक क्यों होगा? क्योंकि उसका ग्रे मान भी फिर अधिक होगा, और ग्रे मान अधिक होगा तो उसकी रेडियोमेट्रिक विभेदन भी अधिक माना जाएगा। पहली बात। जो पुराने जो ग्रे थे या सुदूर संवेदन थे, उनमें कितनी विट तक काम करते थे वो पुराने वाले?
8 बीट तक काम करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, एक सैटेलाइट छोड़ा गया था वर्ल्ड व्यू के नाम से, कब छोड़ा गया था? 2007 में। और इसका रेडियोमेट्रिक विभेदन कितना था? 11 बिट था, ठीक है ना। तो पुराने वाले के बाद में ये वर्ल्ड व्यू था, जिसको लॉन्च कब किया गया था? 2007 में। इसका जो ग्रे मान या दूसरा मान है वो कितना था? 11 बिट था, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद करना। उसके अलावा एक हमने पढ़ा था आइकॉनस। आइकॉनस का कितना होता है? 11 बिट होता है। इसके अलावा एक और था एस्टर। एस्टर कौन से देश का है? जापान का है। और ये किस प्रकार का उपग्रह है? सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है, ठीक है ना। इसमें अगर हम इसकी रेडियोमीटर की विभेदन क्षमता देखेंगे तो ये दो रेंज में काम करता है, दो स्पेक्ट्रल प्रदेश में काम करता है। एक तो दृश्य प्रदेश में, अगर ये दृश्य प्रदेश में काम करेगा तो इसकी जो विभेदन क्षमता है वो कितनी रहेगी? 8 बिट। और ये तापीय अवरक्त प्रदेश में अगर काम करता है, तापीय अवरक्त प्रदेश में काम करता है, तो इसकी विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी? 12 बिट। तो ये तो, लेकिन सबसे अगर विभेदन क्षमता और आंकड़े प्राप्त करने के रूप में अगर किसी ग्रह का नाम आता है तो वो कौन सा है? आइकॉनस। और कौन से देश का है? अमेरिका का। किस प्रकार का ग्रह है? सूर्य तुल्यकालिक ग्रह, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी अच्छी तरीके से इस हिसाब से याद कर लेना। उसके बाद में जो हमारा लास्ट विभेदन बचा है वो है अल्पकालिक। अल्पकालिक विभेदन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? टेम्पोरल रिजोल्यूशन। इसकी क्या खास विशेषता है? इसमें समय अंतराल होता है। जैसे हम पहला पढ़ रहे थे स्थानिक वाला, स्थानिक वाला किसको बताता है? दूरी को बताता है। दूसरा पढ़ा था हमने स्पेक्ट्रल वाला, वो तरंग दैर्ध्य अंतरालों को बताता है। रेडियोमेट्रिक, ये किसको बताता है? ये ग्रे मानों को बताता है। और ग्रे मान किस में होते हैं? विट में होते हैं, ठीक है ना। इसकी खास विशेषता क्या है रेडियोमेट्रिक की? जितना रेडियोमेट्रिक मान अधिक होगा, विकिरण तरंग का मान उतना ही कम होगा। और जितना विकिरण तरंग का मान कम होगा, हम आराम से दो क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त सकते हैं, उनका अंतर है वो जान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या रहेगा फिर? समय अंतराल। इसको समय अंतराल विभेदन भी कहते हैं। एक इसका, ये तो इसकी खास विशेषता हो गई। इसको हम समसामयिक भी कहते हैं। अगर पूछ ले आपसे कि समसामयिकी कह दो या समसामयिक कह दो, तो कौन सा विभेदन है वो? अल्पकालिक विभेदन है। अगर हम बात करें यहां से टेम्परल की, तो इसको अस्थायी भी कहते हैं। अस्थायी विभेदन के नाम से कौन सा जाना जाता है? यही जाना जाता है। अब इसकी खास विशेषता क्या है? ये एक निश्चित समय अंतराल पर किसी भी स्थान की धरातलीय स्थिति और उसके स्पेक्ट्रम के आंकड़ों को ये प्राप्त करता है एक निश्चित समय अंतराल के आधार पर। जैसे कोई एक क्षेत्र ले लिया इन्होंने, जैसे ये एक क्षेत्र है, उदाहरण के तौर पर समझ लो। आंकड़े किसके रूप में प्राप्त करेगा? ये समय अंतराल पर। और इनका ये समय अंतराल भी किस प्रकार का होगा? निश्चित होगा। जैसे निश्चित समय अंतराल ले लिया इन्होंने 2 घंटे का, कि प्रत्येक 2 घंटे बाद में ये आंकड़े प्राप्त करेगा। तो वो
उपग्रह के माध्यम से ये क्या करेंगे, जैसे 2 बजे आंकड़े प्राप्त कर लिए, समय अंतराल कितने का है, 2 घंटे का, तो अगले वाला कितने बजे करेगा, फिर अगला वाला 6 बजे। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का अगर समय अंतराल के आधार पर उपग्रहों के माध्यम से अगर आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं तो वो कौन सा विभेदन कहलाता है, अल्पकालिक विभेदन कहलाता है। तो चारों विभेदन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना आप, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ो, विभेदन के बारे में हो गया। जब हम सुदूर संवेदन पढ़ते हैं तो थोड़ी सी चर्चा हम भारत का जो सुदूर संवेदन कार्यक्रम है उस पर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भारत का सुदूर संवेदन कार्यक्रम, भारत का सुदूर संवेदन कार्यक्रम, अब तो धीरे धीरे भारत दूसरे देशों के जो उपग्रह है उनको भी लॉन्च कर रहा है। स्टार्टिंग में भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी, तो फिर क्या करता था, उपग्रह तो खुद बना लेते थे लेकिन प्रक्षेपित किसी दूसरे देश के माध्यम से या उनके प्रक्षेपण यानों के माध्यम से करते थे, ठीक है ना। और जैसे अभी हाल ही में अगर 2-3 दिन पहले की बात है, यूएसए का नहीं, एक इस सुदूर संवेदन के क्षेत्र में भी भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। कितने वेट का, 6100 किलोग्राम का, केजी के दो, 6100 किलोग्राम भार वाली उपग्रह को भी उन्होंने प्रक्षेपित किया है। और किसके माध्यम से, बाहुबली हमारे यान था उसके माध्यम से उन्होंने प्रक्षेपित किया था। और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था इसको, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र का ये 104 नंबर का था, ये इतने सफल उन्होंने प्रक्षेपण कर दिए थे। तो और ये उपग्रह कौन से देश का था, यूएसए का था। और इसका नाम क्या था, ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड 6 समथिंग ऐसा सी कुछ नाम है, ठीक है ना। और एक तथ्य और, मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें मेरे सामने आया था कि भारत ने आज तक जितने भी दूसरे देशों के जो उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा कौन से देश के किए हैं, यूएसए के। कोई रीजन बता सकता है क्या, क्यों करें, सस्ता है यहाँ का। क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी और प्रक्षेपण यान में उनको प्रक्षेपित करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि भारत की इतनी टेक्नोलॉजी है कि उसको प्रक्षेपण करने में कम खर्चा आता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ फ़ायदा होगा वहीं से करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी इस हम सुदूर संवेदन के लिए एक अच्छी बात है और हमारे देश के लिए अच्छी बात है कि हम आज इस स्तर पर पहुँच गए हैं। लेकिन पहले का हमारा क्या स्तर था शुरुआत से, तो अगर हम बात करें अंतरिक्ष प्रोग्राम की शुरुआत, अंतरिक्ष प्रोग्राम के दो या प्रक्षेपण की शुरुआत है ना, वो 1972 में हमने 2 संस्थाएं बनाई थी। एक तो अंतरिक्ष आयोग और एक अंतरिक्ष विभाग, ठीक है ना। तो इनकी ये सन जरूर याद कर लेना कि भारत का अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग है वो कब बने थे, 1972 में बने थे, ठीक है ना। जिस प्रकार हम दूसरे देशों के यान या उनके उपग्रह प्रक्षेपित कर रहे हैं, तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था उसको भी किसी दूसरे देश ने प्रक्षेपित किया था, तो उसके बारे में देखते हैं। भारत का प्रथम ग्रह कौन सा था, भारत का प्रथम उपग्रह सबको पता है, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं,
कि आर्यभट्ट। कब प्रक्षेपित किया गया था इसको? 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। और इसका प्रक्षेपण कहां से किया गया था? रूस के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ के द्वारा। और इसको प्रक्षेपण करने में जो यान काम में लेते हैं उसका क्या नाम था? कॉस्मोस 3M। ये ऐड कर लो, शायद उसमें नहीं लिखा होगा। कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान के माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ये इसीलिए प्रक्षेपण यान का नाम लिखवा रहे हैं क्योंकि ये पहला उपग्रह है। और अगर कोई पेपर सेटर आ गया और उसका थोड़ा सा दिमाग ठीक नहीं रहा कि थोड़ी सी बच्चों की वास्तव में परीक्षा लेते हैं, इस क्वेश्चन को अगर वो स्टेटमेंट में डाल देता है, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट कि प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सबको पता है, कर लेगा। दूसरा डाल दिया, कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975। इतना भी स्टूडेंट पढ़ लेता है। फिर आ गया कि किसके सहयोग से करा गया, कहाँ से किया गया? तो सोवियत संघ से। अगर और ज़्यादा डीप में जाए तो फिर वो यहाँ चला जाता है, ये ऑप्शन में डाल देता है ना, तो स्टेटमेंट 1 2 सही है, तो हमारे को याद हुआ भी हम वहाँ पर आंसर नहीं कर पाते। तो जब भी आप सब्जेक्ट को पढ़ो ना, तो अब इतनी गहराई तक पढ़ना शुरू कर दो एक तो, क्योंकि धीरे धीरे पैटर्न बदल रहा है। आरपीएससी में पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, वो बिल्कुल लाइनर थे, 1 लाइन क्वेश्चन थे, और आराम से ए बे सैदा आंसर कर देते थे। आजकल ऑलमोस्ट क्वेश्चन है ना, वो किस में आने लगे? 1 2 सही है, 2 3 सही है, केवल एक ही सही है क्या, केवल 2 ही सही है क्या, ठीक है ना। और आजकल तो ये फिर पूछने लगे 4 तथ्य दे देते हैं, इनमें से कौन सा तथ्य गलत है? केवल क्या एक ही गलत है क्या? तो इसका मतलब पैटर्न तो बदला ही है ना। तो इतना डेप्थ आप भी धीरे धीरे सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। आर्यभट्ट के बाद में आप देखो भास्कर फेस्ट, और इसी श्रृंखला का है भास्कर 2। जब हम सूर्य तुल्यकालिक पढ़ रहे थे तो उस समय हमने पढ़ा था कि भारत का प्रथम सुदूर संवेदन उपग्रह या भारत का प्रथम सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह कौन सा था? भास्कर प्रथम था, ठीक है ना। कब लॉन्च किया गया था इसको? 7 जून 1979 को। और इसके लगभग 2.5 साल बाद में इसको प्रक्षेपित किया गया था। भास्कर 2 को कब करा गया था? 1991 में। तारीख कितनी है? 20 नवंबर है क्या? 20 नवंबर, ठीक है। ये भी दोनों किसके द्वारा प्रक्षेपित किए गए थे? सोवियत संघ के दो या रूस के दो। और उनका जो प्रक्षेपण यान था इंटरकॉस्मोस था, ठीक है ना। तो इन दोनों की डेट और दोनों के दोनों किस प्रकार के हैं? रिमोट सेंसिंग में यूज आने वाले हैं। भारत का प्रथम, अगर किसी को उपग्रह कहेंगे हम रिमोट सेंसिंग का या सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह करेंगे तो वो भास्कर फर्स्ट रहेगा। तो इसकी स्पेशल डेट है, वो अच्छी तरीके से याद कर लेना। और कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? सोवियत संघ के द्वारा। और कौन से यान के द्वारा? इंटरकॉस्मोस के द्वारा। तो दोनों याद रह जाएंगे ना अच्छी तरीके से। कौन से? नहीं, वापस कहाँ आते हैं? ऊपर अंतरिक्ष में चले जाते हैं, वो छोड़ते जाते हैं, फिर वो अंतरिक्ष के रूप में, कचरे के रूप में चक्कर लगाते रहते हैं। वो तो इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ डेवलप हुई है, अभी तो नासा के पास में भी नहीं है। वो तो पर्टिकुलरली उन्होंने बना रखा है एक स्पेस एक्स के नाम से। तो उनके पास इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि वो
एक यान को भेजते हैं, उसी यान को वापस धरातल पे भी उतार सकते हैं। अब तो चल रहा है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का जमाना, लेकिन हमारे देश के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जो उपग्रह प्रक्षेपित हुआ था एप्पल, ठीक है ना। जब हम भूस्थितिक उपग्रह पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि भारत का प्रथम भूस्थितिक उपग्रह कौन सा है, एप्पल है। रह जाएगा ना याद। इसका प्रक्षेपण कब किया गया था, 19 जून 1981 में। और ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, यूरोप अंतरिक्ष संस्थान के द्वारा। तो जब हम भूस्थितिक उपग्रह पढ़ रहे थे तब हमने एक उपग्रह का जिक्र करा था जो कि यूरोप अंतरिक्ष संस्थान का नाम था, उसका क्या नाम था, मेटियोसैट। ठीक है ना। तो भारत का भी इसी संस्थान ने प्रक्षेपित किया गया था इस यान को। और खास क्या विशेषता है, भूस्थितिक है, भूतुल्यकालिक भी कह दो इसको, भूस्थितिक है ये। ठीक है ना। और पहला है ये। उसके बाद में एक आया था, हमने प्रयास किया था रोहिणी प्रौद्योगिकी पेलोड के नाम से। अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो RTP। और ये किसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया था, SLV के द्वारा। और ये क्या रहा था, असफल रहा था। ठीक है। फिर इसी श्रृंखला में हमने दूसरा प्रयास किया रोहिणी सैटेलाइट के नाम से। इसको किस नाम से, सैटेलाइट फर्स्ट नाम से जाना जाता है, SLV-3। इन दोनों का प्रक्षेपण कब किया गया था, इसका तो 1979 में और इसका 1900। अगर डेट की बात करें तो इसकी कितनी है, 10 अगस्त 1979, इसकी 18 जुलाई। बस थोड़ा सा याद रखना है कि ये तो असफल रह गया था, नहीं पहुंच पाया था, और फिर इसका प्रक्षेपण सफल हो गया था। किसके माध्यम से, SLV-3 के माध्यम से। कब प्रक्षेपित किया गया था, 1980 में किया गया था। चंद्रयान को सूर्य तुल्यकालिक कैसे कह सकते हैं, चंद्रयान तो कहां प्रक्षेपित किया गया, जियो स्टेशनरी में नहीं, उनको अलग ही श्रृंखला मानो आप। भाई सूर्य तुल्यकालिक ग्रह किनको मानेंगे, जिनकी हाइट 700, 800, 900। जैसे हम बात करेंगे, जैसे भारत का जो एक श्रृंखला चली है IRS, फर्स्ट A, और एक कार्टोसेट की, ये दोनों सूर्य तुल्यकालिक है क्योंकि इनकी कौन सी रेंज में प्रक्षेपण कर रहे हैं हम, 700, 800, 900 के आसपास। ठीक है ना। इसके बाद में देखो इनसेट, ये श्रृंखला भी अच्छी मानी जाती है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट। जीपीएस के तो उपग्रह अलग ही होते हैं ना, किसमें, वो अलग प्रकार के नेविगेशन होते हैं, इनका नाम अलग प्रकार से दिए, इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है ना, अच्छी श्रृंखला मानी जाती है। और इसका प्रक्षेपण कब किया गया था, 10 अप्रैल 1982 को। और जब हम भारत के भूस्थितिक उपग्रह पढ़ रहे थे तो इसका नाम थोड़ा सा मस्त आ रहा था क्योंकि एक अच्छी श्रृंखला है ये भूस्थितिक उपग्रहों के रूप में। अब इसकी दो तीन जो खास विशेषताएं वो पढ़ लेते हैं। इनसेट किस प्रकार का है, भूस्थितिक उपग्रह, जियो स्टेशनरी उपग्रह है। कितनी ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया है,
36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसका विभेदन कितना है? 2.75 किसमें है? किलोमीटर में है। किलोमीटर में क्यों है? क्योंकि मीटर में किसका होता है? सूर्य तुल्यकालिक का होता है, और किलोमीटर में किसका होता है? भूस्थिति का। इसके अलावा स्पेक्ट्रल बैंड तो रहने दो भाई। भूस्थितिक उपग्रह हो गया 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो गया, इसका विभेदन इतना हो गया। इसमें एक लक्षण ये है कि इसमें जो आंकड़े पुनरावृत्ति है ना, वो प्रत्येक 3 घंटे में होती है। तो वो जो पुनरावृत्ति जो प्रसार होता है ना, वो कितने का होता है? 3 घंटे का होता है। पुनरावृत्ति प्रसार है वो 3 घंटे का होता है। इसके अलावा भी है क्या कोई इसकी कोई? हाँ, इसका जो सेंसर है, सेंसर का क्या नाम है? VHRR। VHRR कल हमने जब सेंसर पढ़े थे तो इसका जिक्र नहीं करा था, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सेंसर है, ठीक है ना। तो इसका स्पेशली थोड़ा याद कर लेना कि इन सेट में कौन सा सेंसर काम में लेते हैं? VHRR। और जो हमारा IRS होता है उसमें हम लेते हैं लीज, जो कि हमने कल पढ़ लिया था अन्य सेंसरों के रूप में, ठीक है ना। तो इन सेट के बारे में बस इतनी जानकारी याद कर लेना कि कब प्रक्षेपित किया गया था इसको? 10 अप्रैल 1982 को। किस प्रकार का उपग्रह है? भूस्थितिक उपग्रह है। कितनी ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर पर। विभेदन कितना है इसका? 2.75 किलोमीटर के रूप में। और पुनरावृत्ति कितनी, प्रसार कितना हो रहा है इसका? प्रत्येक 3 घंटे में ये डाटा भेजता रहता है। उसके बाद में ले लो IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग। इसका एक तो 1A और एक छोड़ा गया था IRS 1B। ये कब प्रक्षेपित किया गया था? कब प्रक्षेपित किया गया था ये? 17 मार्च 1988 को। और ये प्रक्षेपित कब किया गया था? 1991 में। तारीख क्या थी? 29 अगस्त 1991 में ये प्रक्षेपित किया गया था। दोनों ही किस प्रकार के उपग्रह हैं? सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है, इसका मतलब इनका जो प्रक्षेपण है ऊंचाई कितनी रहेगी? 700 से 800, लेकिन इनकी कितनी है? 904 है स्पेशली। जैसे ये तो अपन ने एक आधार ऊंचाई ले रखी है कि 700-800 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो प्रक्षेपित किए जाते हैं ना, उनको हम सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? 904 किलोमीटर। स्पेशली याद ही कर लेना, फिक्स 904 किलोमीटर। इसमें जो संवेदक है वो किस प्रकार का होता है? लीज, फर्स्ट ऑब्लिक सेकेंड। रिजोल्यूशन कितना है इसका? 22 दिन का है, समसामयिक। और इसकी जो कक्षीय जो चाल है 103.2 मिनट की है। क्योंकि जब हम सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि ये एक चक्कर को 103 मिनट में पूरा करता है। तो एक दिन में एक सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह कितने चक्कर लगाता है? 14 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये 103 मिनट में एक चक्कर पूर्ण कर लेता है, ठीक है ना। तो इसकी बस इतनी है, बस फुल फॉर्म भी थोड़ी सी याद कर लेना। बाकी प्रक्षेपण की डेट, कितनी ऊंचाई पर, संवेदक कौन सा काम में लिया गया है, विभेदन कितना है, 22 दिन का है, समसामयिक, और कक्षीय चाल इसकी कितनी है। उसके बाद में इसरो।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एक ऐसी संस्था और है IIRS, और एक कौन सी है ये 3 संस्थाएं हैं। ये कब बनी थी? 15 अगस्त 1969 में, ये 1966 में, और ये बनी थी 21 नवंबर 1963 में। अब इनकी मुख्यालय कहाँ कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक में। बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसका है देहरादून में। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक है ना? तो ये जो हमारा मेन जो बातें थी भारतीय सुदूर संवेदन कार्यक्रम से संबंधित है, वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है। लेकिन जब हम विभेदन पढ़ रहे थे तो हमने जब 2.7 किलोमीटर की बात करी थी या 2.75 किलोमीटर की बात करी थी, तो वो किसमें था भाई? 2.75 आगे क्या था? किलोमीटर। इसका मतलब यहां पर बात हो रही थी किसकी? दूरी की। अगर दूरी की बात होती है तो कौन सा विभेदन होता है? स्थानिक विभेदन। ठीक है। अगर तरंग दैर्ध्य अंतराल की बात होती है तो वहां पर कौन सा होगा? स्पेक्ट्र। अगर किसी की जैसे आइकोनस वगैरह है, ऐसे बहुत सारे उपग्रह हैं जिनकी जो विभेदन क्षमता है वो बिट में होती है, 11 बिट, 15 बिट। अगर ऐसे पूछे तो वो किसकी है? रेडियोमेट्रिक की। और जैसे अभी हमने पढ़ा था इसका IRS का, इसकी विभेदन क्षमता किस प्रकार की थी? समय अंतराल की थी, समसामयिक थी। कितने दिन की थी? 22 दिन की। तो इसको किस में पढ़ेंगे फिर हम? टेम्पोरल में पढ़ेंगे, अल्पकालिक में पढ़ेंगे। तो अंतर कर पाओगे ना चारों विभेदन में? अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस प्रकार का विभेदन है इसमें। ठीक है ना? अब कल जो हमने चीज पढ़ी थी, जैसे बहु स्पेक्ट्रल जो स्कैनर था, उसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, उसकी आकृति किस हिसाब की थी। क्योंकि उस समय अपन ने डायग्राम से नहीं पढ़ा था उसको। अगर शुरुआत से बात करें, कर ले क्या थोड़ी बहुत? है ना सारी चीजें याद? ज्यादा ऊपर किया क्या? अब तो ज्यादा ऊपर नहीं है, आ जाएगा। ये रहा, इसमें देखो। ये मल्टी स्पेक्ट्रल जब अपन स्कैनर पढ़ रहे थे तो इसकी आकृति हम किस प्रकार की पढ़ रहे थे? इसमें नहीं चलता क्या ये वाला? किस प्रकार का है? फ्रेम के रूप में है। और इसकी हमने किसके रूप में पढ़ी थी? लाइन के रूप में पढ़ी थी। ठीक है। अगर फ्रेम के रूप में हो रहा है तो इसका फ्रेम किस प्रकार की होगी? वो आयताकार पैटर्न में होगी। और यहाँ पर अगर लाइन के रूप में हो रहा है तो किसके रूप में होगी? रेखिक पैटर्न के रूप। अब इसको देखो आप,
इसमें देखो, इसमें जो ये आकृतियां बन रही है ना चित्र में, ये किसके रूप में बन रही है? आयत के रूप में। और इसमें जो ये बन रही है, पैटर्न बन रहा है, वो किसके रूप में बन रहा है? लाइन के रूप में। ठीक है ना? तो इतना जरूर याद रखना कि विस्सुक ब्रूम जो हमारा स्कैनर है, उसमें जो पैटर्न बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? आयताकार बनेगा। और पुश ब्रूम में बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? लाइन के रूप में बनेगा। ठीक है? बाकी हमने सारी चीजें पढ़ ली है, तो कंप्लीट करो इसको।